नमस्कार, मैं सरिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है। बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में, जिसमें हम लोगों ने अब तक पर्यावरण के बारे में जाना कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार से मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतुओं पर प्रभाव डाल रहा है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, यानी एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्या होता है, इसके कौन कौन से रूप होते हैं, इसके संदर्भ में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। जिसमें आज की वीडियो में मुख्यतः हम लोग जानेंगे वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण क्या होता है उसके बारे में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण यानी पर्यावरण का दूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। हमारा जो पर्यावरण है, वातावरण है, वायुमंडल है, वह विभिन्न गैसों के संयुग्मन से या उनके यौगिकों से बना हुआ है। अब इन निर्धारित यौगिकों के अंतर्गत जब अधिक मात्रा में बाहरी तत्व आकर विलीन हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, और वे यहाँ रहने वाले मनुष्य, यहाँ उत्पन्न होने वाली वनस्पति और यहाँ निवास करने वाले, रहने वाले, विचरण करने वाले जीवों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, हानिकारक प्रभाव डालते हैं, तो ऐसी स्थितियों को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि पर्यावरण का दूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। कह सकते हैं कि पर्यावरण के जो मुख्य अवयव हैं उनके अंतर्गत एक सीमा से अधिक जब बाहरी तत्व आकर मिश्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं और वे जीवों, वनस्पति, मनुष्य तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वह स्थिति पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति कहलाती है। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार का प्रदूषण देखते हैं, जिसके अंतर्गत वायु प्रदूषण ले सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण ले सकते हैं, जल प्रदूषण ले सकते हैं, रेडियो एक्टिव तत्वों के द्वारा किया जाने वाला प्रदूषण ले सकते हैं, पॉलीथीन या प्लास्टिक के द्वारा किया जाने वाला प्रदूषण ले सकते हैं, या मृदा यानी मिट्टी के अंतर्गत होने वाला प्रदूषण ले सकते हैं। यानी प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं। आप लोगों के पाठ्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से जो प्रकार बताए हैं उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों के सिलेबस में बताया गया है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण और उसके साथ ही बताया है पॉलीथीन के द्वारा होने वाले प्रदूषण। इन सभी प्रदूषणों की चर्चा आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। आज की वीडियो में जैसा मैंने बताया कि हम लोग वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वायु प्रदूषण। वायु यानी हवा, एयर, वह हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी जीवनदायिनी होती है हवा। और यह प्रकृति का ऐसा उपहार है जिसके बदले में हमें प्रकृति को कोई मूल्य नहीं चुकाना होता, मुफ्त में प्राप्त होती है। शायद इसीलिए हम इसकी कद्र नहीं करते, क्योंकि हम भोजन और बिना पानी के तो शायद कुछ समय जीवित रह सकते हैं, परंतु बिना हवा के, बिना वायु के हम मुश्किल से 10 या 15 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकते। यह प्राणदायिनी वायु, यह प्राणदायिनी हवा हमारी गतिविधियों के कारण और हमारे विकास पथ पर आगे बढ़ने के कारण दिन प्रतिदिन दूषित होती जा रही है। यानी हवा का दूषित होना ही, वायु का दूषित होना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अनेक कारण हैं, जैसा मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया कि हम लोग विकास पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और इस दौड़ में इस प्रकार अंधाधुंध आगे बढ़ रहे हैं कि ये जो जीवनदायिनी औषधि है हमारे लिए, ये जीवनदायिनी आहार है हमारे लिए, हम इसकी कद्र नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण हम इसे विषैला कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं और यह नुकसान हम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। जैसे ऐसे अनेक सी गतिविधियां हैं। सबसे पहले मुख्य कारणों के अंतर्गत देखें तो जनसंख्या का असीमित विस्तार, जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ शहरों का विस्तार, शहरों की विलासितापूर्ण जीवन शैली, उद्योगों का और कारखानों का अत्यधिक विस्तार, उद्योगों और कारखानों द्वारा छोड़ा जाने वाला विषैला धुआं, यातायात वाहनों का अत्यधिक प्रयोग, इन सब गतिविधियों के कारण हमारी जो ये वायु है वह दूषित होती जा रही है और हमारा वायुमंडल दूषित होता जा रहा है। तो इस तरह से बच्चों अनेक ऐसी घटनाएं हैं, अनेक ऐसे कारण हैं जिसके अंतर्गत
या जिनके कारण मुख्य रूप से वायु का प्रदूषण होता है। तो आइए हम सिलसिलेवार तरीके से वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले है शहरों का असीमित विस्तार। शहरों का विस्तार किस लिए हो रहा है? जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि हो रही है और जनता यानी लोग बाग गाँव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। पलायन करने का प्रमुख कारण तो है जनसंख्या की वृद्धि, दूसरा है रोजगार की तलाश और तीसरे प्रमुख कारण के अंतर्गत हम लोग गिन सकते हैं अधिक सुविधाओं की प्राप्ति की चाह। इसके कारण आज जनसंख्या गाँव को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रही है, उससे शहरों का असीमित विस्तार हो रहा है और शहरों में बढ़ती जनसंख्या के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं और संसाधनों का जुटाना आवश्यक हो जाता है। इन संसाधनों और सुविधाओं को जुटाने के फेर में ही वायु का प्रदूषण होता है। अनेक खनन कार्य होते हैं, निर्माण कार्य होते हैं, औद्योगिक कार्य होते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। इसी प्रकार से उद्योगों तथा कल कारखानों से निकलने वाला काला विषैला धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है। जनसंख्या का विस्तार है तो परिवहन का भी विस्तार है, परिवहन के साधनों में भी लगातार वृद्धि हो रही है, उसके कारण भी वायु प्रदूषण होता है। शहरी जनजीवन के अंतर्गत अनेक विलासितापूर्ण संसाधनों को जुटाया जाता है और ये शहरी जीवन के लिए आवश्यक भी हो जाता है, क्योंकि शहरों में अधिक जनसंख्या होने के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान अधिक होता है, तो एसी की आवश्यकता होती है, रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता होती है। तो इन सभी सुविधाओं को जुटाने में यानी विलासितापूर्ण सुविधाओं को जुटाने के अंतर्गत वायु का प्रदूषण होता है। यातायात वाहनों से निकलने वाला विषैला धुआं, जिसके साथ सीसा और अधजले हाइड्रोकार्बन्स के तत्व निकलते हैं, ये सभी वातावरण को दूषित करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य के द्वारा अनेक ऐसी गतिविधियां की जाती हैं जिनके द्वारा इन विषैली गैसों का उत्सर्जन होता है और ये विषैली गैसें वायु के साथ मिलकर वायु को दूषित कर देती हैं। इन गैसों के अंतर्गत देखें तो मुख्य रूप से है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लें। यदि ऐसा पूछा जाता है कि कौन कौन सी गैसें वायुमंडल के दूषित करने के लिए या वायु को प्रदूषित करने के लिए उत्तरदायी हैं, तो हम लोग कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सभी गैसें वायु में मिलकर हमारे वातावरण को, हमारे वायुमंडल को दूषित करती हैं। यानी इन गैसों का वायु में मिलना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। अब इसके अनेक प्रकार के प्रभाव होते हैं। प्रभाव मुख्य रूप से मनुष्य पर पड़ता है, प्रभाव मुख्य रूप से यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं पर पड़ता है, प्रभाव मुख्य रूप से वनस्पति पर पड़ता है और प्रभाव मुख्य रूप से देखें तो पर्यावरण एवं प्रकृति पर पड़ता है। हम इसे सिलसिलेवार तरीके से पढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं मानव स्वास्थ्य पर होने वाला प्रभाव। जब ये विषैली गैसें वातावरण के अंतर्गत मिल जाती हैं तो अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं और उन विकारों का उपभोग मनुष्य के द्वारा किया जाता है। जब ये अधिक मात्रा में हो जाती हैं तो इस प्रकार के धुएं के रूप में हमें दिखाई देते हैं, जिसे स्मॉग कहते हैं। एक सर्वे के अनुसार लंदन और लॉस एंजल्स में इस प्रकार के स्मोक का अधिक उपभोग करने के कारण या श्वास लेने के कारण इस प्रकार के वातावरण के अंतर्गत अनेक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यानी जो ये विषैला धुआं हमारे वातावरण में हमारी वायु के साथ चारों तरफ विस्तृत हो जाता है और जब नाक और मुंह के द्वारा हमारी श्वसन क्रिया के द्वारा जब इसे ग्रहण कर लिया जाता है तो न केवल शरीर के आंतरिक अंगों को अपितु यह हमारी मृत्यु के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो आंतरिक अंगों को तो नुकसान पहुंचाता ही है, हमारे फेफड़ों को कमज़ोर करता है, हमारी श्वसन क्रिया को कमज़ोर करता है, साथ ही साथ यह हमें मृत्यु के द्वार तक भी पहुंचा सकता है। इसी प्रकार की एक घटना भारत में घटित हुई जो संबंधित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जिसमें एक फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री और यह फैक्ट्री कीटनाशक पदार्थों का निर्माण करती थी। इस फैक्ट्री के अंतर्गत 3 दिसंबर 1984 को एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड और इस गैस के रिसाव के बाद यह गैस धीरे धीरे वायु में विसरित होती गई, मिलती गई और लोगों के द्वारा ग्रहण कर ली गई श्वसन क्रिया के द्वारा, जिसके कारण हजारों लोग सोए सोए रह गए।
यानी उनकी मृत्यु हो गई और हजारों लोग विकलांग हो गए। और यह विषैली गैस आज भी अपना प्रभाव कायम किए हुए हैं, आज भी उन लोगों की संतति पर इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार की अनेक घटनाएं होती है वायु प्रदूषण के कारण। तो वायु प्रदूषण एक बहुत ही हानिकारक घटना है, हानिकारक दुर्घटना है, जिसका परिणाम मनुष्य को भुगतना पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि वायु प्रदूषण की जो जहरीली गैसें हैं, यानी जो ये प्रदूषक हैं, किस प्रकार से मनुष्य पर और जीव जंतुओं पर प्रभाव डालते हैं। तो हम लोग यहाँ इस टेबल के माध्यम से जानेंगे प्रमुख प्रदूषक और उनके प्रभावों के बारे में, यानी हानिकारक गैसों के प्रभाव क्या है। इसमें सबसे पहले है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड यह हमारे रक्त का जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ मिलकर एक विषैले पदार्थ का निर्माण करती है, जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और यह शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियों को जन्म देता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन के कारण आंख, नाक, गले में जलन होने लगती है, आंखों में सूजन आ जाती है, आंखों से पानी निकलने लगता है और खांसी की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट प्रदूषक है धूल के कण, जिससे एलर्जी, सांस के रोग और रेत की अधिकता के कारण सिलिकोसिस जैसे रोगों की बीमारी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है लेड कण। लेड कणों की विषाक्तता से कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीज कण। मैग्नीज निमोनिया हो जाता है और सांस की बीमारी हो जाती है। अस्थमा और दमा जैसी बीमारियां मैग्नीज के कारण हो जाती है, यानी बार बार जुकाम लगने जैसी बीमारियां से हो जाती है। लास्ट है रेडियोधर्मी कण, रेडियो एक्टिव तत्व, जिससे कैंसर, संतानों में विकृति होना, आयु का घटना, असमय बाल सफेद आना और ट्यूमर जैसी बीमारियां इस तत्व के कारण हो जाती है। तो बच्चों, ये हम लोगों ने जाना हानिकारक गैसों के प्रभाव, यानी प्रमुख प्रदूषकों और उनके प्रभाव जो वायुमंडल में वायु के साथ मिलकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों, एक नंबर का प्रश्न बनता है आप लोगों का, कोई भी प्रदूषक पूछ लिया जाता है और उसका प्रभाव पूछ लिया जाता है, और जब इसे शॉर्ट नोट या टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है तो ये आप लोगों के 4 नंबर कवर करता है कि वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रमुख हानिकारक गैसों के प्रभाव बताइए। तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है और ये लिखा भी आप लोगों के लिए है, तो आप इसे उतार लीजिए। इस तरह से अनेक ऐसे प्रभाव वायुमंडल के अंतर्गत वायु के जहरीली होने के कारण पड़ते हैं, जिसमें अन्य प्रभाव के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत के बारे में आप लोगों ने जब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अध्ययन किया तब जाना ही होगा। हम इसे सिलसिलेवार तरीके से इस रूप में जानते हैं कि वायु प्रदूषण के द्वारा किस प्रकार से ओजोन परत का क्षरण होता है या ओजोन परत पर प्रभाव पड़ता है। देखिए बच्चों, यह हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का आवरण अवस्थित है, जिसे मुख्य रूप से हम वायुमंडल कहते हैं। और यह इन विभिन्न गैसों के यौगिकों के प्रभाव के कारण इसके अलग अलग नाम अंकित किए गए हैं। जैसे पृथ्वी के पश्चात 0 से 20 किलोमीटर की जो दूरी पर जो गैसीय आवरण है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। फिर 20 से जो 50 तक आवरण है उसे समताप मंडल कहा जाता है। और फिर 50 से 80 तक जो आवरण गैसीय आवरण अवस्थित है उसे मध्य मंडल कहा जाता है। और फिर 80 से 640 किलोमीटर तक जो गैसीय आवरण है उसे ताप मंडल कहा जाता है। और उसके पश्चात जो बिल्कुल गहरे अंधेरे में, गहरे काले में आप लोगों को दिखाई दे रहा है वह बाह्य मंडल कहा जाता है। तो ये विभिन्न आवरण, यानी वायु की जो परतें हैं, गैसों के जो आवरण है वो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। अब अलग अलग गैसों के प्रभाव और अलग अलग घटनाएं इनके घटने के कारण इनके अलग अलग नामकरण किए गए हैं। इसके अंतर्गत जो ये समताप मंडल है उसका निचला भाग, यानी क्षोभ मंडल से ऊपरी भाग जो 11 से 35 किलोमीटर तक अवस्थित है, एक लेयर बनी हुई है ओजोन गैस की लेयर। ओजोन एक गैस है, उसकी लेयर यहाँ जो व्हाइट में आप लोगों को दिखाई दे रही है वह ओजोन लेयर है जो 11 से 35 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित होती है। और इसके गैसीय आवरण के द्वारा जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है या उनका परावर्तन करके उन्हें पुनः वायुमंडल में प्रवेश से रोक लिया जाता है।
तो इसके कारण ये सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वे पृथ्वी तक नहीं आ पाती और पृथ्वी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाती। तो ये जो ओजोन की परत है वह हमारी रक्षक है, सूर्य के आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। पर इन विभिन्न जहरीली गैसों के उत्सर्जन के कारण ओजोन परत में जगह जगह छेद अवस्थित हो रहे हैं। देखिए, आप लोग देख पाएंगे कि ओजोन की जो लेयर है वह यहाँ पर अवस्थित है। अब इस गैसीय आवरण के अंतर्गत अनेक छेद उत्पन्न हो गए हैं। ये जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है इसके अंतर्गत अनेक छेद हो गए हैं और ये छेद हैं इन जहरीली गैसों के प्रभाव से, जिसके कारण सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वे सीधे पृथ्वी तक पहुंचती है। उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, उसके कारण मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है, उसके कारण जैव विविधता पर भी प्रभाव पड़ रहा है। यानी अनेक प्रकार के हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी तक आने के कारण। इसके साथ ही जो ये पराबैंगनी किरणें आती हैं उसके साथ ऑक्सीजन मिलने पर ओजोन कणुओं का या ओजोन के जो अणु हैं उनका निर्माण होता है। लेकिन ऑक्सीजन का स्तर भी घट रहा है क्योंकि लगातार क्या हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है और वनों की कटाई के कारण ऑक्सीजन का स्तर घट रहा है और इन विषैली गैसों का स्तर बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप जो ओजोन लेयर है वह पतली होती जा रही है और छिद्रित होती जा रही है और सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंच रही हैं। और मुख्य रूप से इसके लिए उत्तरदायी है CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके उत्सर्जन से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो वायुमंडल के अंतर्गत जो प्रदूषण है उससे ओजोन परत पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसे इस प्रकार से समझते हैं कि वायुमंडल के भीतर जो ओजोन परत है उसमें 11 से 35 किलोमीटर की जो ऊंचाई तक आवरण है, गैसीय आवरण है, ओजोन परत का आवरण है, उसे ओजोन परत कहते हैं या ओजोन आवरण कहते हैं, जो सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित व परावर्तित करता है, जिसके कारण ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती और यह पृथ्वी के रक्षक का कार्य करती है। यानी ओजोन परत सुरक्षा कवच है जिसका निर्माण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन के साथ मिलकर होता है। लेकिन CFC गैस के उत्सर्जन से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, ओजोन के अणुओं का विनाश हो रहा है। CFC गैस का एक अणु 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। देखिए कितनी, CFC गैस का एक अणु वह 1 लाख ओजोन के अणुओं का नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो CFC गैस का उत्सर्जन मुख्य रूप से किन के द्वारा होता है? मनुष्य के द्वारा काम में लिए जाने वाले रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, प्लास्टिक फोम, स्प्रे के द्रव्यों, अग्निशमक यंत्रों और इलेक्ट्रॉनिक सॉल्वेंट क्लीनर्स हैं, उनके अंतर्गत CFC गैस का उत्सर्जन होता है। ये सभी हम प्रयोग में लेते हैं और इनके द्वारा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन के साथ ही ओजोन परत का क्षरण होता है। तो अंटार्कटिका और दक्षिण ध्रुव के अंतर्गत जो ओजोन के छिद्र हैं वे किसी एक देश के लिए ही हानिकारक नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व के लिए ओजोन परत के छिद्र हानिकारक हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, मनुष्य में अनेक प्रकार की व्याधियां या शारीरिक विकार बढ़ रहे हैं। पृथ्वी रहने लायक स्थिति के अंतर्गत नहीं है क्योंकि पृथ्वी की जो संरचना है, प्रकृति की जो संरचना है वह बिगड़ रही है। इस प्रकार से हमने देखा कि वायु प्रदूषण के द्वारा ओजोन परत पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अब ओजोन परत की रक्षा के लिए अनेक प्रकार से कार्य किए गए, अनेक प्रकार से विश्व स्तर पर प्रयास किए गए, जिसके अंतर्गत 1989 और 1990 के अंतर्गत 80 देशों की अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई और उसमें तय किया गया कि सन 2000 तक सभी विकसित देश क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन बंद कर देंगे और जो विकासशील देश हैं उनके लिए 10 वर्षों की छूट का प्रावधान किया गया। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधी एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ जो है था मॉन्ट्रियल, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है और यह हुआ 16 सितंबर 1987 को। इसी कारण
16 सितंबर के दिन को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो आप लोगों का 1 नंबर का प्रश्न कवर करता है तो आप लोग इसे नोट कर लें। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से वायु प्रदूषण के द्वारा ओजोन परत पर प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत का क्षरण होता जा रहा है। ऐसा ही प्रभाव पड़ रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव, या जिसे हम लोग हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। हरित गृह प्रभाव के कारण जो हरित गृह गैसें हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा मीथेन, इन गैसों के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी का तापमान बढ़ना भी वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है, महत्वपूर्ण कारक है। बच्चों, मैंने ग्लोबल वार्मिंग का पूरा जो चैप्टर है, पूरा पार्ट है, उसे अलग से एक वीडियो के अंतर्गत पढ़ाया है। आप ग्रीन हाउस प्रभाव को उसके अंतर्गत विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से वायु प्रदूषण का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, ओजोन परत पर प्रभाव पड़ रहा है, और ग्रीन हाउस के लिए भी यह मुख्य रूप से किस प्रकार से उत्तरदायी है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह पृथ्वी रहने लायक स्थिति के अंतर्गत नहीं हो रही है, और इसका प्रभाव हम लोग देख ही पा रहे हैं कि मौसमी परिवर्तन हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। मौसमों का जो मिजाज था वह भी आज बिगड़ चुका है। आज हम लोग नवंबर दिसंबर तक सर्दी के अंतर्गत भी स्वेटर पहनने जैसा कुछ ज़्यादा फील नहीं करते। इसका कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग होना। इस प्रकार से वायु प्रदूषण अनेक हानिकारक प्रभाव रखता है। तो इन प्रभावों को किस प्रकार से और किस रूप में हम लोग रोक सकते हैं, तो हम लोग जानेंगे वायु प्रदूषण को रोकने के प्रमुख उपाय। सबसे पहले आवश्यक है कि वृक्ष लगाए जाएं, और वृक्ष इस रूप में लगाए जाएं कि वे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। जैसे सड़कों के दोनों किनारे वृक्ष लगाए जाएं, रेल की पटरियों के दोनों तरफ वृक्ष लगाए जाएं, जहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ अवस्थित हैं, स्थापित है, वहाँ वृक्ष लगाए जाएं। औद्योगिक इकाइयों की जो स्थापना है वह आबादी क्षेत्र से बाहर की जाए। इनकी जो चिमनी वगैरह है उनके लिए पर्याप्त ऊंचाई हो। औद्योगिक इकाइयों के लिए शुद्धिकरण यंत्र लगाए जाए, और कुछ मानक निर्धारित किए जाएं कि इस मात्रा तक ही इन गैसों का उत्सर्जन किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो पेट्रोल की कारें हैं उनके कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए जाएं ताकि प्रदूषण कम हो, और सीसा रहित पेट्रोल को प्रोत्साहित किया जाए। धुआं रहित ईंधनों का प्रयोग किया जाए। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम किया जाए, जैसे पेट्रोल और कोयला है, इनका प्रयोग कम किया जाए। और नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं उनका प्रयोग अधिक किया जाए, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का प्रयोग अधिक किया जाए। यदि इन सभी उपायों को हम लोग अपनाएंगे और थोड़ी सी जागरूकता रखेंगे तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों, हम लोगों ने जाना वायु प्रदूषण के बारे में, जिसमें वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं, किस प्रकार से प्रदूषक और उनके प्रभाव होते हैं, और इस प्रभावों को यानी इन सब गतिविधियों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम लोग अध्ययन करते हैं मृदा प्रदूषण। मृदा यानी मिट्टी। मिट्टी में प्रदूषण किस रूप से होता है? जब मृदा के अवयवों के साथ या उनकी संरचना के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती है या मृदा की मूल संरचना में कोई बिगड़ाव होता है तो वह स्थिति कहलाती है मृदा प्रदूषण। अब इसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि कीटनाशक रसायनों के द्वारा, विभिन्न उर्वरक पदार्थों के द्वारा, अधिक बारिश और तेज हवाओं के द्वारा जब मृदा की संरचना बिगड़ जाती है तो वह स्थिति कहलाती है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण या मिट्टी का पोल्यूट होना या मिट्टी का प्रदूषण होना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। जब मिट्टी में या मृदा में विभिन्न रासायनिक पदार्थों या उर्वरकों के प्रभाव से तथा अधिक बारिश और अधिक वायु के प्रभाव से जब मृदा की मूल संरचना विकृत हो जाती है तो वह स्थिति मृदा प्रदूषण कहलाती है। यानी मृदा की उत्पादकता या उर्वरक क्षमता नष्ट हो जाती है तथा मृदा की जो मूल संरचना है, मृदा के मूल यौगिक तत्व हैं, उनकी संरचना बिगड़ जाती है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? मृदा प्रदूषण कहलाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक उर्वरकों,
कीटनाशी पदार्थों और वर्षा के कारण भूमि की संरचना बिगड़ना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से उत्तरदायी है अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा हानिकारक गैसों के प्रभाव के कारण होती है। इसी प्रकार से अधिक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना, तेज बारिश होना और तेज हवा का बहना, ये सभी मृदा के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मृदा प्रदूषण के प्रमुख जो कारण हैं उनके बारे में। जैसे मैंने बताया कि सबसे प्रमुख उत्तरदायी है अम्ल वर्षा। अब अम्ल वर्षा क्या होती है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा क्या होती है या अम्लीय वर्षा क्या होती है, समझाइए। जब वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा के साथ मिलकर क्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं और यह अम्ल वर्षा के साथ भूमि पर बहता है, इसी स्थिति को अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इस प्रकार के अम्ल का बरसना या अम्लीय वर्षा होना भूमि की उर्वरा क्षमता को कमजोर करता है, भूमि की उर्वरकता या उत्पादन क्षमता को कमजोर करता है, बंजर बनाता है। तो अम्लीय वर्षा भूमि में जो पोल्यूशन है या प्रदूषण है उसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसी प्रकार से विभिन्न उर्वरकों का प्रयोग किया जाना, रासायनिक छिड़कावों का प्रयोग किया जाना, जिसके अंतर्गत अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनियम नाइट्रेट एवं कैल्शियम सुपरफॉस्फेट का उर्वरकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। और यह प्रयोग भी जब लगातार होता है तो अम्लीयता व लवणीयता के दोष भूमि के अंतर्गत उत्पन्न होने लगते हैं। उसके परिणाम स्वरूप भी भूमि की उर्वरक क्षमता कमजोर होती है, क्षीण होती है, यानी मृदा का प्रदूषण होता है। इसी प्रकार से हम लोग सब्जी, फलों, फूलों के अधिक उत्पादन के लिए, अनाज के अधिक उत्पादन के लिए विभिन्न रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं और छिड़काव करने के कारण भी मृदा की उर्वरक क्षमता कमजोर होती है, मृदा की मूल संरचना बिगड़ती है, यानी मृदा प्रदूषण के लिए यह भी उत्तरदायी है। इस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मृदा की मूल संरचना में विकृति उत्पन्न होना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। और मृदा की मूल संरचना में विकृति होने के कारण पहला प्रभाव पड़ता है मृदा के उपजाऊपन में कमी आना, मृदा की उर्वरक क्षमता में कमी आना, मृदा की उत्पादकता में कमी आना और मृदा का जो मूल प्रभाव है वह क्षीण हो जाना। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि भूमि की उत्पादन क्षमता घटती है। कैसे घटती है? जब फल, पेड़ पौधे जो तैयार पहले जिस रूप में हो रहे थे वे उस रूप में नहीं हो पाते, लगातार रासायनिक पदार्थों के प्रभाव के कारण मृदा की उत्पादन क्षमता कमजोर होती है, क्योंकि भूमि कैसे होने लगती है, धीरे धीरे ऊसर होने लगती है, अनुपजाऊ होने लगती है। और फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इन रासायनिक पदार्थों के छिड़काव में और अधिक वृद्धि कर देते हैं, तो धीरे धीरे भूमि का स्वरूप और भी अधिक ऊसर और अनुपजाऊ होता है। इस प्रकार से स्थिति के कारण जो मृदा है वह वनस्पति विहीन हो जाती है और वनस्पति विहीन होने के कारण जब अधिक बारिश होती है या तेज हवा बहती है तो ऐसी स्थितियों में वह मृदा के ऊपरी परत को अपने साथ बहाकर ले जाती है, उसके कारण भी मृदा का क्षरण होता है। तो इस प्रकार से यह है मृदा प्रदूषण के प्रमुख प्रभाव। अब उपाय क्या किए जाने चाहिए, ऐसे कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए जिनके माध्यम से इस मृदा के प्रदूषण को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो जो कारण है उसके विपरीत हम लोगों को प्रयास किए जाने चाहिए। रासायनिक पदार्थों का कम से कम छिड़काव किया जाना चाहिए, जिसके कारण मृदा ऊसर नहीं हो, अनुपजाऊ नहीं हो, मृदा की उत्पादन क्षमता में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो मृदा प्रदूषण के उपायों के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि कृषि कार्यों में जो रासायनिक खादें हैं उनका प्रयोग कम किया जाना चाहिए, कंपोस्ट खाद का अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे हरी खाद है, गोबर, घास व कूड़े से निर्मित खाद है, उसका प्रयोग अधिक किया जाना चाहिए ताकि भूमि की उत्पादन क्षमता पर, उर्वरक क्षमता पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। इसी प्रकार से खेतों में अलग अलग फसलें उगानी चाहिए, यानी फसलें फसल चक्र के अनुसार उगानी चाहिए। जैसे अभी अनाज बोया है तो उसके बाद अगली फसल हमें दाल बोनी चाहिए,
फसलें का रूप भी परिवर्तित करते रहना चाहिए और समय समय पर दालें बोनी चाहिए ताकि भूमि की उर्वरक क्षमता मजबूत बनी रहे। इसी प्रकार से खेतों के चारों ओर हमें मेड़ लगाकर पेड़ लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि अधिक बारिश और वायु के साथ मृदा का क्षरण नहीं हो। इस प्रकार से मृदा प्रदूषण के लिए हमें इन उपायों को अपनाना चाहिए। इस तरह से बच्चों, आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि वायु प्रदूषण क्या होता है, उसके कारण क्या है और उसके उपाय क्या हैं। इसी प्रकार से मृदा प्रदूषण के कारण क्या है, प्रभाव क्या है और उसके उपाय क्या हैं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे जल प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण और पॉलीथीन के द्वारा किया जाने वाला प्रदूषण। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।